नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अजय, कुणाल, अभिषेक, अंजनीश, अजीत, राजू, राम, अरविंद, अमन, ऋषिराज, निर्दोष, दीपक, बबीता, जईद मलिक, अभिषेक, सोनू और प्रियंका, शिवम, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ मगध साम्राज्य यानी कि मगध एम्पायर, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही थी कल प्यारे बच्चे शिशुनाग वंश, जिसमें हमने शिशुनाग के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के बारे में। और कालाशोक के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे आपके नंद वंश की तरफ। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट से। और भाई फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम मैम? हम पढ़ रहे थे शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ रहे थे, शिशुनाग डायनेस्टी। और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हम 5 मिनट पहले करेंगे अपना रिवीजन, है ना। रिवीजन स्लाइड में बनाऊंगी, उसमें फिर आपको आंसर्स करने होंगे। आप आंसर्स आप तभी कर पाओगे जब आप यहां पर चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना है। शिशुनाग डायनेस्टी आप पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कालाशोक। कालाशोक, मैंने इसका टाइम पीरियड भी आपको लिखवाया था कि कालाशोक 394 से लेकर और 366 बीसी तक रहता है। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने कल लिखवाया था कि इसके ही समय पर बच्चों दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, सेकेंड बौद्ध संगति। जल्दी से मुझे बताओ कि दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं कि कब बौद्ध संगति हुई थी, किसके समय हुई थी, कहां पर हुई थी और अध्यक्ष कौन था। तो दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय पर हुई थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इसने अपनी पुनः राजधानी यानी दोबारा से इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इसने पुनः राजधानी बना दी थी पाटलिपुत्र, जबकि शिशुनाग ने क्या बना दी थी? वैशाली, ठीक है। जबकि शिशुनाग ने क्या बना दिया था? वैशाली। वेरी गुड मैम, वैशाली में हुई थी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो पुनः राजधानी क्या बनाई गई थी? आप कहोगे मैम पुनः राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र। प्यारे बच्चे, इसके 10 पुत्र थे, इसके 10 पुत्र थे, ठीक है। कितने पुत्र थे? 10। क्या हमें 10 के बारे में जानना है? नहीं, आपको 10 के बारे में नहीं जानना है। इसके 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों में से एक पुत्र है इसका नंदीवर्धन। लिखना, 10 पुत्रों में 10 पुत्रों में एक पुत्र नंदीवर्धन, एक पुत्र नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था। संस्थापक और अंतिम शासक आपको जरूर याद रखने हैं, वनडे में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अंतिम शासक था, तो ये जो आपका नंदीवर्धन है ये कौन है? इस वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं कि नंदीवर्धन जो है इसे अंतिम शासक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नंदीवर्धन की हत्या, नंदीवर्धन की हत्या किसने की है? नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी मैम महापदम नंद ने, महापदम नंद ने। और कैसे की थी? तो छुरा घोंपकर, छुरा घोंपकर इसको मार दिया था। मैम किसके 10 पुत्र थे? रवि आप क्या पढ़ रहे हो? आप ही रवि मुझे बताएंगे कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है बेटा कि किसके 10 पुत्र थे, आप क्या पढ़ रहे हो? ऊपर क्या हेडिंग लगी हुई है? आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का, ठीक है। तो नंदीवर्धन जो है वो इस वंश का अंतिम शासक था और नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापदम नंद ने।
अब क्यों की थी? क्योंकि भाई इसे अपना वंश बनाना था। तो महापद्म नंद ने किस वंश को स्थापित किया? इसके बाद आप कहोगे नंद डायनेस्टी। नंद वंश मैम यहां पर अब हम पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो नंद वंश की हम बात करेंगे। वेरी गुड, कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आगे हम चलते हैं। सारे बच्चों ने कर दिया कालाशोक। बेटा ध्यान से फोकस होकर पढ़ा करो क्लास में, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी है बेटा जी नंद वंश, यानी कि नंदास डायनेस्टी। तो नंद वंश का संस्थापक कौन होगा? आप कहोगे मैं महापद्म नंद। कब से कब तक रहेगा नंद वंश? 344 से लेकर और 323 बीसी तक पूरे नंद वंश का कार्यकाल है। पूरा नंद वंश इस टाइम तक रहेगा। और इस नंद वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, फाउंडर की बात करते हैं, तो वो कौन होगा? मैं महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही इस वंश को स्थापित किया था। महापद्म नंद, महापद्म नंद, ठीक है। अब ये जो महापद्म नंद है बेटा, अगर हम बात करते हैं कि इस महापद्म नंद के अन्य नाम क्या थे, है ना। इस महापद्म नंद के अगर हम बोलें महापद्म नंद, और इसके हमें जानने हैं अन्य नाम, मतलब अदर नेम्स, और किन किन नामों से इसे जाना जाता था। तो इसके जो अन्य नाम हैं लिखना शुरू कीजिएगा। इसे कहते थे उग्रसेन, इसे कहते थे एकराट, इसे कहते थे सर्वक्षांतर, सर्वक्षांतर, ठीक है। इसे कहते थे बेटा जी परशुराम का सेकंड अवतार, परशुराम का सेकंड अवतार, परशुराम जी का सेकंड अवतार इसको बोला जाता है। इसको कहा जाता था अपरशुराम, अपरशुराम, ये भी इसी को कहा जाता था। ये सब किसके नाम है? महापद्म नंद के नाम हैं। ये सब किसके नाम है? महापद्म नंद के नाम हैं। और आप लिखना चाहे लिख सकते हैं भार्गव भी इसको कहा जाता था, भार्गव भी इसी का अन्य नाम था महापद्म नंद का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे महापद्म नंद, ठीक है। कौन था प्यारे बच्चे? महापद्म नंद इस वंश का संस्थापक था। अब जो इस वंश का इंपॉर्टेंट शासक है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, जिसको आप कहते हैं घनानंद। और घनानंद की जब आप बात करेंगे तो लिखना नंद वंश का अंतिम शासक है, नंद वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ नंदास डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम शासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो इसी की हत्या करके मौर्य वंश को स्थापित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्यों मारा था वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ इसी के समय पर आपने एक व्यक्ति जिसका नाम सुना होगा सिकंदर, जो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरे विश्व को जीतने की इच्छा उसके किसमें थी? उसके मन में थी कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, और उसी को लेकर वो भारत में भी आया था। विश्व में तो भारत भी पड़ता है, तो वो भारत को भी जीतना चाहता था। तो क्या वो भारत को जीत पाया था, या पूरे विश्व को जीत पाया था, या नहीं जीत पाया था, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो आपका घनानंद है, नंद वंश का अंतिम शासक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब देखो लिखना इसी के समय क्या हुआ था। अब हम लिखेंगे कि मैम ये जो घनानंद है, ठीक है, इसी के समय लिखना बेटा जी, इसी के समय 326 बीसी, इसी के समय 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्या सिकंदर जो है वो कहां से आया था। आप हमें बताइए सिकंदर कौन था, आप हमें बताइए सिकंदर कहां का शासक था, और क्या पहला सिकंदर ही विदेशी आक्रमणकारी था, या उससे पहले भी किसी विदेशी ने भारत में आक्रमण कर दिया था।
प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से समझना है कि जो सिकंदर है वो भारत के बाहर से आया था। जहां हम कह सकते हैं कि सिकंदर कौन था, मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक। क्या कहेंगे कि मैम जो सिकंदर है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सिकंदर जब ये भारत में आक्रमण करने आया था तो मैम हम कह सकते हैं कि सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक इसे कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, यूनानी शासक था, मतलब यूनान में पड़ता है, तो यहाँ का शासक था। यानी ये कैसा आक्रमणकारी हो गया मैम, ये विदेशी आक्रमणकारी हो गया। तो क्या ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था भारत पर? क्या ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था भारत पर, या इससे पहले भी किसी ने भारत पर आक्रमण किया था? नहीं बेटा, सिकंदर से पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया था। पवन कुमार ने आंसर किया है मुझे, पवन कुमार ने आंसर किया है कि मैम अगर हम बात करते हैं तो जो सिकंदर है इससे पहले भारत पर ईरानी लोग आक्रमण कर चुके थे। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो थे ईरानी। यानी भारत पर सिकंदर से पहले ईरानियों ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और आप यहां पे कहेंगे कि सबसे पहले अगर इन्होंने आक्रमण किया था तो आखिर कब किया था? तो कहा जाता है कि इन्होंने जो प्रथम विदेशी आक्रमण किया था वो किसने किया था, ईरानी ने किया था। और अगर हम बात करते हैं तो कब किया था, तो आप कहेंगे 6वीं शताब्दी के आसपास, 6th सेंचुरी के आसपास, 6वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने प्रयास, अब देखो जो आपका ईरानी ने किया था, तो यहां पे ईरानी शासक कौन था? ईरानी शासक, किस ईरानी शासक ने किया था? तो ईरानी शासक जिसने पहला आक्रमण भारत पर किया था उसका नाम था साइरस। साइरस ये कौन था, ईरानी शासक। लेकिन ये पहला आक्रमण हो गया था इनका असफल। जब साइरस ने भारत पर आक्रमण किया ईरानियों की तरफ से, तो साइरस के द्वारा किया गया आक्रमण, प्यारे बच्चे साइरस को कई बार आप कुरुश के नाम से भी जानते हो, इसे और क्या कहते हैं, इसे मैम कुरुश भी कहते हैं। तो इसने जब भारत पर आक्रमण किया 6वीं शताब्दी के आसपास, तो इसका आक्रमण भारत पर विफल हो गया। विफल क्यों हो गया मैम, असफल क्यों हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ के राजा भी कमजोर नहीं थे, हमारे यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे। तो आप कहोगे कि मैम जब इसने आक्रमण किया ईरानियों की तरफ से तो वो असफल हो गया था, तो फिर सफल आक्रमण किसने किया? सफल आक्रमण किसने किया ईरानियों की तरफ से? ध्यान से अगर आप सुनोगे तो ही समझ में आएगा, कमेंट पर फोकस रखोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा बेटा अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे। तो ईरानी शासक कौन था? आप कहोगे मैम साइरस जिसने किया, लेकिन ये आपका हो गया असफल। तो फिर हमें ये बताइए कि ईरानियों का सफल आक्रमण किसने किया? ईरानियों का भारत पर सफल आक्रमण ईरानी शासक डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। ईरानी शासक डेरियस प्रथम द्वारा किया गया। तो डेरियस प्रथम ईरानियों का वो शासक था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। आप कैसे कह सकते हैं कि सफल आक्रमण किया था? और ये आपका डेरियस प्रथम कौन था? डेरियस प्रथम का क्या साइरस से कोई संबंध था? तो बेटा जो डेरियस प्रथम है इसकी जब आप बात करोगे तो डेरियस प्रथम बेटा जी साइरस का उत्तराधिकारी था, साइरस का उत्तराधिकारी था ये। और इसके आक्रमण को हम इसलिए सफल आक्रमण कह रहे हैं मैम क्योंकि इसने क्या किया था, इसने भारत में कंधार,
इसने क्या किया था? इसने मैम भारत में कंधार एवं कंबोज को जीता। कंधार एवं कंबोज को जीता, यानी 2 क्षेत्र इसने जीत लिए थे। कंबोज को जीता, और ये कहां पड़ते हैं मैम? अफगानिस्तान में। मैम इसने जीत लिया था, लेकिन साइरस प्रथम ने कुछ नहीं जीता क्योंकि वो असफल हो गया था। लेकिन इसने आकर भारत में 2 चीजों को जीत लिया था, कंधार को और कंबोज को। और ये पता है कहां पड़ते हैं? जब भारत में एंट्री करते हैं तो अफगानिस्तान वाली जो सीमा है वहीं पर। आप कहोगे अफगानिस्तान तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस समय तो भारत का हिस्सा है। अभी आपके हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो हम 1947 के बाद की बात नहीं कर रहे, हम तो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसने जीता, और जब इसने जीता तो अब आपको एक चीज और लिखनी है। ईरानियों का अंतिम शासक, ईरानियों का अंतिम शासक है बेटा जी डेरियस थर्ड। कौन था? आप कहोगे मैम डेरियस थर्ड। अब ये अंतिम क्यों है? क्योंकि भाई जब ईरानी भारत में कब्जा करके बैठे हैं तो भारत में किसको घुसना है? मैम भारत में तो सिकंदर को घुसना है, भारत में तो सिकंदर को एंट्री करनी है। अब ये यहां पे ईरानी कब्जा बना के बैठे हैं, भारत के बॉर्डर पे ही बैठ गए एकदम ऊपर की तरफ। अब सिकंदर आएगा तो वहीं से आएगा, और आएगा तो झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि ईरानी अपना कब्जा छोड़ेंगे नहीं और सिकंदर को पूरा विश्व जीतना है। तो जब सिकंदर भारत में एंट्री करेगा तो डेरियस थर्ड के साथ उसका युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो डेरियस थर्ड हार जाएगा, और डेरियस थर्ड हार जाएगा तो ईरानियों का भारत से कब्जा खत्म हो जाएगा और सिकंदर भारत में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं जल्दी से। लिखिए फटाफट। इतना लिख के और फटाफट बताइए बेटा, ध्यान से पढ़िए। हाँ जी, डेरियस थर्ड। अब भाई भारत में मैंने आपको बोला कि कंधार और कंबोज पर ये कब्जा करके बैठे हैं, और ये एकदम पड़ता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और वहीं से एंट्री होती थी भारत में उस टाइम पे। अब जब एंट्री होगी तो भैया युद्ध भी होगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है एग्जाम का लेवल का ही पढ़ाओ। बेटा एग्जाम का लेवल तुम बता देना, मैं तो अब इससे ज्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे तो लगता है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आपको लगता है नहीं पूछे जाते तो आप मत पढ़िए, आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। मैं डेली डेली तो ये डिस्कस नहीं कर सकती बेटा, है ना। जब आपको लगता है कि भाई हमें इतनी नॉलेज है तो फिर आपको फिर पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें तो नहीं पता है। आगे आइए यहाँ पर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो बेटा जी आप लिखेंगे 331 बीसी। 331 बीसी में हुआ युद्ध, युद्ध हुआ। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ और इस युद्ध का नाम क्या था? तो युद्ध हुआ था डेरियस थर्ड वर्सेस सिकंदर। क्यों होगा? क्योंकि सिकंदर भारत में घुसेगा और डेरियस थर्ड यहां पे शासन कर रहा है। भाई सिकंदर घुसेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि यहां पर उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो यहां पे क्या हुआ? इस युद्ध को कहते हैं आरवेला गोगामेला। युद्ध का नाम लिखना, आरवेला गोगामेला, उरुवेला, उरुवेला या एरियन का युद्ध, ये सब इसी युद्ध के नाम हैं। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो युद्ध हुआ है इसे आप आरवेला, गोगामेला, उरुवेला या एरियन का युद्ध कहते हैं। और प्यारे बच्चे, जब ये युद्ध हुआ तो मैंने युद्ध का परिणाम अभी आपको कहानी के रूप में बताया कि डेरियस थर्ड की हो गई हार और सिकंदर की हुई इस युद्ध में जीत। तो जीत गया है सिकंदर। अब सिकंदर की जब जीत हुई तो उसका उद्देश्य क्या है? भारत में एंट्री करना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जब इसकी जीत हुई तो ईरानियों का जो आधिपत्य था भारत में, ईरानियों का
भारत से आधिपत्य मतलब कंट्रोल मतलब नियंत्रण। अगर आपको आधिपत्य समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं नियंत्रण। ईरानियों का भारत से आधिपत्य या नियंत्रण समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मैम सिकंदर ने इनको हरा दिया। अब बेटा जी भारत में सिकंदर हम क्या लिखेंगे हेडिंग में? अब हम लिखेंगे कि मैम अब आएगा सिकंदर भारत में। भारत में सिकंदर, क्योंकि उसने ईरानियों को हरा दिया है और अपना रास्ता साफ कर लिया है और अब भारत में एंट्री करेगा। तो ये कहां से भारत में आया था? अच्छा मैम आपने ईरानियों का वंश नहीं बताया। बेटा जो ईरानी शासक थे इनका जो वंश था, है ना, इनका वंश, सॉरी मैं बता देती हूं आपको, आपने जब क्वेश्चन पूछा है तो ये जो आपके शासक थे इनका वंश था हखामनी वंश। किस वंश से थे बेटा जी? ये हखामनी वंश से। हखामनी वंश ये ईरानियों का वंश था। ठीक है, हखामनी वंश के शासक थे ईरानी। आगे चले। अब देखो, अब यहां पे मैंने बोला भारत में सिकंदर, तो भारत में सिकंदर की एंट्री कैसे हुई? तो हम ये कह सकते हैं कि मैम जो सिकंदर है ये जो भारत में आया है तो मैम इसने क्या किया, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए सिंधु नदी को पार करके, सिंधु नदी को पार करके भारत करके खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे से भारत में आया। खैबर दर्रे से भारत में आया तो किस पर्वत को पार किया? हिंदू कुश। किस नदी को पार किया? सिंधु नदी। किस दर्रे को पार किया? तो मैम खैबर दर्रे को। तो आप ये यहां पर लिख सकते हैं कि मैम यहां पर खैबर दर्रे को पार करके ये भारत में एंट्री करता है। ठीक है, अब यहां पे आप सुनो, जब ये खैबर दर्रे मतलब एक तरीके से ये अफगानिस्तान वाली सीमा जो आपकी पड़ती है वहां से एक तरीके से भारत में आया, और जिस समय ये भारत में आया तो वहां पे एक जगह पड़ती है तक्षशिला। आप जानते हो कि ये आपकी वर्तमान पाकिस्तान के पास में ही है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस समय जब ये भारत में आया है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब ये एंट्री कर रहा है तो इस समय पर तक्षशिला का शासक कौन है, क्योंकि सबसे पहला तो इसी के साथ इसका युद्ध होना चाहिए क्योंकि एंट्री यहीं से हो रही है। ठीक है, एंट्री क्या हो रही है? यहीं से हो रही है। तो इस समय पर प्यारे बच्चे तक्षशिला का शासक था आम्भिक। जब सिकंदर ने एंट्री की तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भिक। अब आम्भिक बेटा इतना डरपोक शासक है कि इसने सिकंदर को रोका ही नहीं, इसने सिकंदर को रोका ही नहीं, और बल्कि इसने कह दिया मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। तो इसने क्या किया कि सिकंदर से बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर से बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, उसके आगे झुक गया कि मुझे कोई झगड़ा नहीं करना भैया, तुम जाओ भारत में। ऐसे ऐसे आपके यहां पर शासक हुए हैं, इसने रोकने की कोशिश ही नहीं की और वो बोल दे कि जाओ भाई तुम जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो ये यहां पर हम कह सकते हैं कि बिना लड़े ही इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और केवल इतना ही कि आत्मसमर्पण किया बल्कि सिकंदर का सहयोग भी किया। सिकंदर के आगे एंट्री करने में उसको कॉपरेट भी किया, इसने सहयोग भी किया। ऐसे ऐसे शासक आपके देश में हुए हैं। तो ये आपका तक्षशिला का शासक उस समय हुआ करता था आम्भिक। अब सिकंदर बेटा जी आगे की तरफ बढ़ा।
अब सिकंदर आगे की तरफ बढ़ा तो एक राजा है पोरस, जिसे हम राजा पुरु के नाम से भी जानते हैं, और उसका साम्राज्य था झेलम और चिनाब नदियों के आसपास। मैडम 331 बीसी क्या है? डेट है संजीव जी, जब आपका ये युद्ध हुआ है, युद्ध की डेट है भाई। आपका युद्ध हुआ तो आप ये पूछेंगे ना कि किस साल हुआ युद्ध, किस वर्ष, तो 331 बीसी में सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अब यहां से प्यारे बच्चे जब हम देख रहे हैं कि सिकंदर जो है ये भारत में घुस चुका है, तो ये आगे बढ़ता है, और आगे कहां बढ़ता है? तो मैम एक था यहां पे एक साम्राज्य था झेलम और चिनाब नदी के बीच, झेलम और चिनाब नदी के बीच। चिनाब नदी, इनके बीच में था एक साम्राज्य, और इस साम्राज्य का जो शासक था, इस साम्राज्य का शासक था राजा पोरस। क्या नाम था? राजा पोरस। राजा पोरस, या जिसे राजा पुरु के नाम से भी जानते हैं। अब सिकंदर जैसे ही यहां पर पहुंचा तो इसने सिकंदर को रोकने की कोशिश की कि तुम भारत में अंदर नहीं जा सकते। इसने क्या किया? सिकंदर को रोकने की कोशिश की। किसने? राजा पोरस ने या राजा पुरु ने। इसका साम्राज्य कहां पर था मैम? चिनाब और झेलम नदी के बीच में इसका साम्राज्य पड़ता था। ठीक है, अब जब यहां पे रोकने की कोशिश की तो सिकंदर तो मानने से रहा, क्योंकि उसे तो विश्व जीतना है। तो जब सिकंदर ने यहां पे घुसने की कोशिश की और इसने सिकंदर को रोकने की कोशिश की, तो यहां पे बेटा जी एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। और जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई, और कहा जाता है कि राजा पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर अपने साथ ले गया था। और जब बंदी बनाकर अपने साथ लेकर गया तो कहा जाता है कि भाई इससे पूछा गया कि बताओ, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? किसने पूछा? सिकंदर ने पोरस से। तो पोरस ने कहा कि एक राजा जो व्यवहार दूसरे राजा के साथ करता है, तुम्हें वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए। और राजा पोरस की इस बात से सिकंदर बड़ा इंप्रेस हो गया, और कहा जाता है कि सिकंदर ने राजा पोरस को छोड़ दिया। इवन ये भी कहा जाता है कि सिकंदर की वाइफ, जिसका नाम है आपका रेक्सोना, उसने राजा पोरस को भी राखी बांधी थी, है ना? हंसी आ रही है? अच्छा ठीक है, हंस लो। ठीक, तो यहां पे एक साम्राज्य है और इसका शासक कौन है? राजा पोरस। अब इसने जब इसे रोकने का कोशिश किया तो बेटा जी फिर से मैं लिख रही हूं 326 बीसी। और 326 बीसी में क्या हुआ? अगेन युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ और इस युद्ध का नाम क्या था? तो युद्ध होगा बेटा जी सिकंदर वर्सेस राजा पोरस या राजा पुरु, आप कोई भी नाम लिख लें, एक ही बात है, जिसमें इसकी हार और सिकंदर की जीत हो जाएगी। अब इस युद्ध का नाम बहुत पूछा जाता है कि ये युद्ध जो था इसका नाम क्या था। ठीक है, तो ये युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था तो इसे क्या कहते हैं? एक तो इसे कहते हैं वितस्तता का युद्ध, वितस्तता का युद्ध, या इसको कहते हैं झेलम का युद्ध, क्योंकि ये जो आपके यूनानी शासक हैं ये चिनाब नदी को क्या कहते थे? ये सॉरी झेलम नदी को क्या कहते थे? वितस्तता कहते थे। तो और इसे कहते हैं हाइडेस्पिच का युद्ध, वितस्तता का युद्ध, झेलम का युद्ध, या हाइडेस्पिच का युद्ध। हाइडेस्पिच, हाइडेस्पिच, या प्यारे बच्चे इसे कहते हैं कर्री का युद्ध। तो ये सब किसके नाम हैं? जो सिकंदर और
पोरस के बीच युद्ध हुए हैं उसका नाम है झेलम का युद्ध, वितस्तता का युद्ध, कर्री का युद्ध, हाइडेस्पिश का युद्ध। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या हो गया, राजा पोरस की हार। आगे की कहानी आपको सिर्फ सुननी है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, कि भाई इसने हरा दिया, फिर इसको अपने साथ ले गया, फिर बोला गया बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो इसने क्या कहा, तो इसने कहा कि भाई जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है ऐसा ही व्यवहार तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए, है ना। सिकंदर इंप्रेस हो गया और इसको आजाद कर दिया। आगे सुनिए, यहां पर अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में, थोड़ी सी सिकंदर की फैमिली, कि भाई जो सिकंदर था, तो ये तो मैं बता चुकी हूं मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम था बेटा जी फिलिप सेकंड। इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड। इसकी माता का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया, ठीक है। पत्नी का नाम मैंने अभी आपको बताया रेक्सोना, जिसने राजा पोरस को राखी भी बांधी थी, रेक्सोना, ठीक है। उसके बाद में इसका जो उपनाम है, इसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में सिकंदर ना देकर अलेक्जेंडर दे दे, तो सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है कि भारत में कब आया, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भारत में इसने 326 में आक्रमण किया। भारत कब आया, तो मैम ये भारत आया था 326 बीसी में, 326 बीसी। और भारत से कब गया, भारत से कब गया, तो बेटा जी ये गया था 325 बीसी। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 19 माह ये भारत में रहा, 19 माह भारत में रहा। यह आपको ध्यान रखना है, कितने महीने भारत में रहा, लगभग 19 महीने मैम ये भारत में रहा था। तो क्या इसने भारत को जीत लिया था, या ये भारत में कहां तक पहुंचा था। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ध्यान से सुनना। जब सिकंदर जो है, सिकंदर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। सिकंदर की सेना ने, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, पार करने से मना कर दिया। और जब ऐसा सिकंदर की सेना ने कहा तो भैया सिकंदर को फिर वापस जाना पड़ा। इसके भारत से वापस जाने का कारण क्या था बेटा, तो आप कहोगे मैम इसका सिकंदर का भारत से वापस जाने का कारण था कि सिकंदर की सेना ने बोला, व्यास नदी पे आ गई सिकंदर की सेना और उसने बोल दिया कि अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कहोगे क्यों मना कर दिया सेना ने, तो देखो आपको कई इतिहासकारों के पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये था कि ये जानती थी सिकंदर की सेना कि भारत में बैठा है घनानंद, भारत में बैठा है घनानंद, जो कोई कमजोर शासक नहीं है, काफी शक्तिशाली शासक है और उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। तो कहा जाता है कि घनानंद के डर की वजह से इसकी सेना ने पार ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर को फिर मजबूर होकर भारत से वापस जाना पड़ा था। तभी तो सिकंदर और घनानंद के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार ही नहीं किया। ठीक है, हो सकता है कि सिकंदर का घनानंद से युद्ध होता तो शायद, बेटा घनानंद भी बोल सकते हो, धनानंद भी, कहीं पे लिखा मिलेगा घनानंद, कहीं पे लिखा मिलेगा धनानंद, दिक्कत मत लो, ठीक है। तो आप धनानंद भी बोल लो। तो क्या हुआ कि इसने मना कर दिया कि भाई हमारी अब जब सेना ने मना कर दिया तो राजा क्या करेगा, अब अकेले तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि धनानंद के पास या घनानंद के पास भी जो है बहुत बड़ी सेना है और ये सेना इसकी जानती है कि धनानंद कोई कमजोर शासक नहीं है, भारत में एक मजबूत शासक है और वो हमें मार सकता है, मरवा सकता है। तो सेना ने मना कर दिया आगे जाने से और यही कारण था कि सिकंदर भारत से वापस चला गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो व्यास नदी को, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी एक दो पॉइंट और लिखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो सिकंदर है इसके सेनापति, है ना, क्यों लिखवा रही हूं अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के सेनापति, सिकंदर या सिकंदर के साथ ऐसे लिखना, भारत आए व्यक्ति, केवल इंपॉर्टेंट ही मैं लिखवाऊंगी, भारत आए व्यक्ति। कौन कौन सिकंदर के साथ में भारत में आया था? तो सबसे पहला नाम लिखना सेल्यूकस निकेटर, जिसके बारे में आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ोगे। सेल्यूकस निकेटर ये कौन था? तो बेटा जी ये इसका सेनापति था, थल सेनापति, आर्मी चीफ कमांडर, ठीक है। दूसरा था निरियाकस, निरियाकस ये था आपका जल सेनापति, जल सेनापति। फिर बेटा जी एक था यहां पे फिलिप, बच्चे कहेंगे फिलिप तो इसके पिताजी थे, वो फिलिप सेकंड है। ये था इसका प्रबंधक यानी कि एक तरीके से मैनेजर। ये कौन था इसका प्रबंधक यानी कि मैनेजर? फिलिप, वो फिलिप सेकंड है, ध्यान रखना। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सिकंदर की पसंदीदा बुक, सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, पसंदीदा पुस्तक थी बेटा जी इसकी इलियड। ये बुक थी सिकंदर की, फेवरेट बुक थी इलियड। इसके घोड़े का नाम था बऊ केफला, बऊ केफला ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। और इसके मरने की वजह से ये जो सिकंदर का घोड़ा था बऊ केफला, इसी की याद में, इसी की याद में बऊ केफला नगर बसाया था इसने, बऊ केफला नगर बसाया। बहुत प्यार करता था ये अपने घोड़े से। तो ये था बेटा जी सिकंदर, और सिकंदर के बारे में आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो सिकंदर, और सिकंदर के बारे में जो आपके यहां पर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु ये हुई थी बेटा जी 323 बीसी। कहां पर हुई थी मैम? बेबीलोन इराक में। बेबीलोन कहां पड़ता है? इराक में। इसकी मृत्यु हो गई थी 323 बीसी में। ठीक है। कहा जाता है कि इसको क्या हो गया था? मस्तिष्क ज्वर यानी मेनिंजाइटिस, जिसको आप साइंस की लैंग्वेज में कहते हो मेनिंजाइटिस। तो ये आपका सिकंदर और उसकी मृत्यु के बारे में यहां पे हमने बात की थी। फटाफट आप इसको लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? फालतू कमेंट्स में लूंगी ही नहीं बेटा, आप करते रहो, कितना कमेंट करोगे, करते रहो। जब आपको मेरी बात समझ नहीं आती है तो मुझे फिर आपके साथ स्ट्रिक्ट तो थोड़ा होना पड़ेगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें यह बता दो सिकंदर के गुरु कौन थे। बेटा जी सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ये लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा है तो ये लीजिए आपका आंसर, अरस्तु। हो गया है। चलो अब हम किसके बारे में फिर वापस आएंगे? धनानंद के बारे में। धनानंद, अब धनानंद जो है, अब इसके बारे में लिखना, इसकी हत्या, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसमें, जिसमें इनकी सहायता
चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, या बेटा जी विष्णुगुप्त कह लीजिए, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिसमें इनकी सहायता चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की थी। अब आप कहोगे कि क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा था? क्यों मारा था मैम? हमें ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों धनानंद की हत्या या घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। हम एक कारण बताइए। तो बेटा ये कहा जाता है कि जो धनानंद है, मैंने लिखवाया था कि नंद वंश का अंतिम शासक, क्योंकि इसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसकी हत्या की तो कारण क्या था? कारण थे बेटा जी ये आपके चाणक्य। चाणक्य कैसे कारण बने? तो बेटा ये कहा जाता है कि जो धनानंद है, एक बार उसने क्या किया था, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें उसने सभी ब्राह्मणों को इनवाइट किया था, जिसमें चाणक्य भी गए थे। कहा जाता है कि चाणक्य साधारण से वस्त्रों में थे, दिखने में बहुत सुंदर नहीं थे। तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपके चाणक्य जब वहां पर पहुंचे तो धनानंद ने क्या किया? आप कहोगे कि मैम धनानंद ने उनकी इंसल्ट कर दी, उनकी बेइज्जती की, उनके रूप का, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया। पूरे पूरे वहां पर लोग इकट्ठे थे सबके सामने, और चाणक्य को बहुत गुस्सा आया और चाणक्य ने कहा कि मैंने तुझ जैसा घमंडी और मतलब ऐसा राजा नहीं देखा जो इस तरीके का व्यवहार एक ब्राह्मण के साथ करे। और मैं आज ये कसम खाता हूं कि जब तक मैं तेरे साम्राज्य का विनाश नहीं करूंगा तब तक, वो अपनी चुटिया खोल देते हैं, मैं इस चुटिया को नहीं बांधूंगा और ये शपथ लेता हूं कि मैं तेरा विनाश करूंगा। अब धनानंद को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, उसको लगा मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये ब्राह्मण मेरा क्या कर लेगा। अब वहां से चाणक्य निकल चुके हैं प्यारे बच्चे, और चाणक्य वहां से निकले तो उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, जिस बच्चे का नाम आज आप इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हो। और वो बच्चा एक गेम खेल रहा था, राजकीलम खेल कहते हैं उसको। राजकीलम खेल क्या होता है कि उसमें एक बच्चा राजा होता है और बाकी बच्चे क्या करते हैं, अपनी समस्याएं उस बच्चे के पास लेकर आते हैं, जैसे पहले के समय पे जनता या प्रजा अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाती थी। अब चाणक्य वहां पे खड़े हो जाते हैं और उस गेम में देखने लगते हैं कि आखिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का बच्चा है, ये बच्चा किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो इनके अंदर, चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर राजा बनने की क्वालिटी दिखती है, और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य अपने साथ ले आते हैं और उसके बाद राजा बनने की पूरी ट्रेनिंग इनको देते हैं और इन्हें अपना उद्देश्य भी बताते हैं। तो चाणक्य ने अपनी इंसल्ट का बदला लेना था, किससे? धनानंद से। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या कर दी थी? आप कहेंगे मैम धनानंद की। और सहयोग किसने किया था? चाणक्य ने। कहानी समझ में आई हो तो थम्स अप करो फटाफट, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया, क्योंकि यह नंद वंश का अंतिम शासक था। तो अब आपका कौन सा वंश आएगा मैम? अब हमारा मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश जो हमारा एक नया वंश होगा। और मौर्य वंश कब से कब तक रहेगा? तो 323 बीसी से 185 बीसी। 323 बीसी से 185 बीसी। थैंक यू सो मच बच्चों अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये पूरे मौर्य वंश का टाइम पीरियड है। अब इस मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका शासनकाल इस मौर्य वंश में कब से कब तक रहेगा? तो मैम 323 बीसी से और 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहेगा इस पूरे मौर्य वंश में, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई है? तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र ही बनाई है, पाटलिपुत्र।
इनके आपके आप कह सकते हैं कि गुरु या प्रधानमंत्री कौन थे, इनके गुरु भी थे ये और इनके प्रधानमंत्री भी थे। उनका नाम है कौटिल्य। उनका नाम है कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, चाणक्य कह लो, एक ही बात है। ठीक है। और ये जो कौटिल्य हैं, इनको पता है क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है भारत का मेकियावेली। क्यों कहते हैं मैं भी बताती हूं। भारत का मेकियावेली इनको कहा जाता है क्योंकि ये जो मेकियावेली हैं, ये बेटा जी एक पश्चिमी विचारक हैं, यानी एक वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर। और इन्होंने एक बुक लिखी है बच्चे, जिसका नाम है द प्रिंस, जिसका नाम है द प्रिंस। और इनकी ये जो बुक है, ये राजनीति पर आधारित थी, बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर आधारित, बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। तो इन्होंने जो आपकी द प्रिंस बुक लिखी, उसी तरीके की एक बुक लिखी है कौटिल्य ने, और इनकी बुक का नाम है बेटा जी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये इसका नाम अर्थशास्त्र है, पर यह भी आपकी राजनीति से संबंधित बुक है। यह भी किससे रिलेटेड है? राजनीति से। तो इन दोनों की जो बुक है, इनमें काफी कॉमन पॉइंट्स हैं, इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसीलिए कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है। बेटा एक चीज ठीक करना, सॉरी, यहां पे 22 होगा। 22 कर देना इसको बेटा, सॉरी। ठीक है। तो ये आपके इनके गुरु के बारे में था, और इन्हें क्यों भारत का मैकियावेली कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं प्यारे बच्चे, तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की आगे बात करते हैं, तो इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, जिनका नाम है दुर्धरा। क्या नाम था इनकी वाइफ का? दुर्धरा। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। इन्हें कहते हैं सैंड्रोकॉट्स। इन्हें कहा जाता है एंड्रोकॉट्स। इन्हें कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडिया। ये सब किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं कि जो सैंड्रोकॉट्स हैं, वो इन्हें किसने कहा है? तो सैंड्रोकॉट्स इन्हें कहा है जस्टिन ने। जस्टिन कौन है? एक इतिहासकार है। और एंड्रोकॉट्स इनको किसने कहा है? तो एपियन और प्लूटार्क ने। एपियन एवं प्लूटार्क, इन्होंने कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सैंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? लिखना। किसने कहा कि सैंड्रोकॉट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं? सैंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से प्लूटार्क ने की थी, सॉरी विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए आपको लिखवाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है।
तो आज हम इतना ही रखते हैं, इनके बारे में आगे की क्लास में हम कल करेंगे, क्योंकि मुझे अब आपको रिवीजन भी करवाना है। तो आप ऐड करेंगे फटाफट एक रिवीजन स्लाइड। रिवीजन स्लाइड, चलो आंसर करना फटाफट मुझे। पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश, इसका बताना संस्थापक और अंतिम शासक। अंतिम शासक काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? काकवर्ण किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक और इस वंश का अंतिम शासक। और इस वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? हत्या किसने? नेक्स्ट, भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी ईरानी। प्रथम सफल आक्रमणकारी ईरानी कौन था? ईरानी। ईरानियों का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक सिकंदर ने भारत पर कब और किसके समय आक्रमण किया? कब और किसके समय आक्रमण किया? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सिकंदर किस दर्रे से भारत में आया? किस दर्रे से भारत आया? झेलम या वितस्तता का युद्ध कब और किसके बीच? कब और किसके बीच? सिकंदर भारत से वापस कब गया? वापस कब? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? पार करने से मना। और होमवर्क का क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय किसका समय शासक कौन था? भारत का शासक या मगध का शासक कौन था, आप बता सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए, अगर आपने आंसर्स किए होंगे, पहला संस्थापक मैम शिशुनाग ही था। अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापद्म। काकवर्ण किसे कहते हैं? काला शोक। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद या घनानंद। इसकी हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
सफल आक्रमणकारिता ईरानी शासकों में डेरियस प्रथम, जो साइरस का उत्तराधिकारी था और हखामनी वंश का शासक था। अंतिम शासक था डेरियस थर्ड। सिकंदर ने भारत पर कब और किसके समय आक्रमण किया? तो धनानंद, और आक्रमण किया था 326 बीसी। सिकंदर किस दर्रे से भारत में आया था? खैबर दर्रे से। झेलम और वितस्तता का युद्ध हुआ था 326 बीसी। सिकंदर वर्सेस राजा पुरु पोरस। सिकंदर भारत से वापस गया था 325 बीसी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करें, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार स्माइल जरूर करें। 10 बज चुके हैं, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास का भी टाइम हो चुका है। उम्मीद करती हूं कि आप इस रिवीजन स्लाइड से काफी कुछ यहां पर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।